लास्ट पैरामेडिकल एग्जाम 13 जनवरी 2021 को बैच 2 वाला है। तो आज हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस को अपन आज सॉल्व करेंगे, बाकी के 20 क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH शुड बी एडेड टू वाटर प्रेपर टू 250 ml सॉल्यूशन ऑफ 2 ml NaOH। इसने मोलरिटी कितनी दी है? 2। कितनी दी है? NaOH की 2, ठीक है। अब हमें पता है जब भी अपन क्या निकालते हैं, पहले अपन को क्या निकालना है? ग्राम्स में निकालना है। तो पहले इसकी मोलरिटी 2, फिर मोल कैसे निकालेंगे? इसने जो इसका मतलब मोल, ठीक है, मोल निकाल लो। और अपना जो सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है? 250 ml, ठीक है। हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश दोनों में है। मोल मतलब मोल अपॉन 250 इंटू 1000, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे? मोल कितने आ गए? 4। ये कितने बार गए? 4 बार। ये कितना हुआ? 2/4 मतलब 1/2। ये तो आ गए अपने पास मोल। अब इसके मोल आ गए। अब हम जानते हैं, मैं इसको वो करता हूँ ऊपर, अपने क्लियर कर देता हूँ। तो हमने इसके मोल निकाल लिए थे। जैसा कि हम जानते हैं मोल बराबर क्या होता है स्टूडेंट? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल कितने आए थे हमारे पास? मोल आए थे 1/2। अब वेट निकालना है हमको। और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है? NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है स्टूडेंट 40, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। सोडियम का 23, 16 इसका, 1 इसका, तो 40। तो ये वेट कितना आ गया टोटल? 40 डिवाइड बाई 2 मतलब 20 ग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में यही सॉल्यूशन है। आपका 20 आंसर आ चुका है। इसका ऑप्शन करेक्ट क्या है? ए। चलते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने ये है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट टू 20 ऑक्सीजन, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन 20 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर पानी बनता है। तो कितने ग्राम पानी का फॉर्मेशन होगा? तो आप सभी को जानते हैं कि H2 प्लस O2 बराबर कितना होता है? हाफ H2 बराबर स्टूडेंट H2, ठीक है। एक मिनट, H2O, ठीक है। अब हम जानते हैं कि H2 का 1 मोल और ऑक्सीजन का 1/2 मोल रिएक्ट करने पर 1 मोल ऑफ H2O बनता है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने मोल हो गए? अभी अपन ने पढ़ा था मोल बराबर दिया गया वेट बट्टे उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इसके कितने मोल है? 2 मोल, ठीक है। इसके 2 मोल। और स्टूडेंट ऑक्सीजन के कितने मोल है अपने पास? इसके ऑक्सीजन के मोल और निकाल लो। तो ऑक्सीजन के मोल हम अपने पास आ जाएंगे। तो ऑक्सीजन के मोल आएंगे 20 डिवाइड बाई 32, गैस है, ठीक है। तो इसके आएंगे 0.625 मोल, ठीक है। अब आप इतना तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ सबसे पहले कौन खत्म होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ कैसे काम करेगा? क्योंकि इसके तो 2 मोल पर्याप्त मात्रा में पर इसके कम मोल है, तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन एक लिमिटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है। तो चलते नेक्स्ट पेज पे, यहीं पे। अब ऑक्सीजन हमारे पास खत्म हो गया। ऑक्सीजन एज ए कैसे करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत अभिकारक की तरह, जैसा कि आपने पढ़ा है, सीमांत अभिकारक या लिमिटिंग रिएजेंट की तरह, ठीक है। मतलब ये आगे क्रिया को नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि 0.5 मोल मतलब हाफ मोल ऑक्सीजन कितने से अभिक्रिया करता है? 1 मोल ऑफ H2O से, ठीक है। तो इसका 1 मोल कितने से करेगा? 1 मोल करेगा 1/0.5 से। तो ऑक्सीजन के 0.625 मोल कितने से करेंगे? तो जैसा कि आपको पता है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, 0.5 इंटू 0.625, ठीक है। ये आप इसकी चोल लो। चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे पास टोटल जो वो आ रहा है वो कितना आ रहा है? ये आ रहा है पूरा 1/0.5
5 इंटू 0.625, ठीक है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो टोटल 0.5 से 0.16 कितने पर गया 1.25 मोल। अब अपन ने क्या निकालना है वेट, मोल अपने पास आ गए 0.125 बराबर डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू। एम डब्ल्यू पता है पानी का कितना होता है 18, हटा रहे ये कितना है 5 है। अब अपन को वेट निकालना है तो 1.25 इंटू 18 कर दो, ये पॉइंट है स्टूडेंट क्या है, तो टोटल कितना आ जाएगा 22.5 ग्राम। ठीक है, आगे समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको घबराने की कोई बात है नहीं। नहीं समझ में आए तो फुल एक्सप्लेनेशन है, वीडियो को 2-3 बार देखें जब तक समझ में नहीं आए तो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्यूएबल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। ये अपन को 4 दिए हैं तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा इलेक्ट्रॉन पर आरोपित नहीं होगा। तो मैंने आपको अपने कई टेस्ट सीरीजों में सॉल्व करवाया है कि एन और एल, स्टूडेंट जो एन और एल की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। एल की वैल्यू हमेशा n-1 होती है, मतलब तो जो लाइन से सेट दिया होता है वो वैल्यू एन, एल, एम और एस दी होती है, ठीक है। क्या दी होती है एन, एल और एम और एस दी होती है। अब देख लो यहाँ पे एन और एल सेम है तो ये नहीं हो सकता, तो इसका गलत यही आंसर है। यहाँ पे बेटा हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, कम है एक से, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये आपको याद रखना है। एल की वैल्यू हमेशा n-1 होती है और एम की वैल्यू क्या होती है -L से +L तक, ठीक है। और एस तो पता है या तो पॉजिटिव 1/2 होगा या फिर नेगेटिव 1/2 होगा, ठीक है। मुझे लगता है इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा जितना मैं समझा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्टूडेंट आपके लिए मेहनत की जाती है तो प्लीज़ यार सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हिम्मत मिलती है सॉल्व कराने की, आपको भी अच्छा लगता है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इफ ए काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन, तो बेटा जो डी ब्रोगली की वेवलेंथ होती है उसके साथ काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है जैसा कि आपने पढ़ा हो 2m/ke, ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया डी ब्रोगली तरंग अपॉन √ke, ठीक है। पहले तो आप ये याद रखो, ठीक है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ले स्क्रीनशॉट, अब इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं अपन। तो इसने दिया है कि 3 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ इंक्रीज, कितनी नहीं सॉरी 9 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो जो वेवलेंथ फाइनल है वो नहीं, काइनेटिक एनर्जी है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है के ई फाइनल इजकल टू 9 टाइम्स ऑफ के ई इनिशियल। अब अपन को पता है λ1/λ2 इजकल टू के ई इनिशियल बराबर के ई फाइनल। अब यहाँ इनकी वैल्यू पुट कर दो तो λ9 के ई इनिशियल अपॉन के ई इनिशियल। अब के ई इनिशियल से के इनिशियल ये कितना आ गया, ये हो गया 3, √9 को लोगे तो 3, तो ये रिलेशन क्या बन गया λ1/λ2 बराबर 3। तो अब पूछ रहा है λ2 इजकल टू कितना हो गया λ1/3, तो ये करेक्ट आंसर आ गया कितना 1/3 टाइम्स। तो सी इसका आंसर करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। ट्रांजिशन एलिमेंट हिंदी में बोलते हैं संक्रमण तत्व, ठीक है। तो अपन जानते हैं संक्रमण तत्व कौन से ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के, ठीक है। कौन से ब्लॉक के होते हैं, डी ब्लॉक के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा Fe। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अपन को गलत देखना है, ठीक है। तो ये 4 दिए तो बताइए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी इज सेम ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट में 1-1 होता है, ठीक है। नोबल गैसेज 8 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बट वैलेंसी ऑलवेज 0, ठीक है, ये भी सही है। स्मॉलेस्ट एटम इज पीरियोडिक टेबल, नहीं, हीलियम स्मॉलेस्ट नहीं है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यही गलत है, इसका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट आर मेटल, नॉन मेटल और मेटल, पी में सारे में मिल जाते हैं, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हाइजेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, कौन से सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हाइजेस्ट एनर्जी की नीडेड होती है। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि एफ सब कोश, एस सब सेल और सब सेल्स और डी सब सेल्स, ठीक है। इसने दिया है तो हाइजेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, तो जैसा आपको पता है एस पी डी एफ ये ऑर्डर होता है जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है। तो एस
इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का? बी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर होता है एनर्जी का, क्यों? एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछा। जैसा कि मैंने आपको ट्रिक को बताया था कि जब भी बॉन्ड ऑर्डर याद करें तो आप एक ट्रिक याद कर लो, 12, 13, 14, 15, 16, 70 और 18, 70 और 18, यानी कि ये बॉन्ड ऑर्डर होते हैं जब भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ये हो तो ये होता है। ठीक है, अब देख लो इसमें कितनी है, 16 और 2 18, तो इसका तो कितना हो गया एक, ये तो है नहीं। ये कितना हो गया 16 और 2 प्लस 2 चले गए इसमें से, 16 में से, तो कितना हो गया 14, तो ये है नहीं। ठीक है, ये है नहीं। ये कितना होगा 16, 16 में से ये 15, 15 का कितना होता है 2.5, तो ये इसका। ठीक है, और ये है नहीं, 16 का 17, 17 का 1.5। ठीक है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायपोल मूवमेंट का। स्टूडेंट किसका है? परमानेंट डायपोल मूवमेंट। तो स्टूडेंट मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी है। SiO4 की स्ट्रक्चर क्या होगी? sp3, sp3। तो इसमें जो नेट म्यू होगा वो कितना हो जाता है 0, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होती है वो इसका सबके कारण नेट के कारण 0 होता है। देखो, एक एफ फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, तो इन दोनों का जो नेट होगा, इन तीनों का जो इक्वल होता है वो इसके बराबर, वो इसके बराबर। ठीक है, तो नेट कितना हो गया 0। BF3 का भी सेम यही होता है, फ्लोरीन 120 पे ये और ये, तो इनका जो नेट है वो इधर इधर की साइड, इसका नेट वो इधर की साइड, तो इक्वल कितना हो गया 0। ठीक है, इसका भी म्यू 0। तो है, तो स्टूडेंट इसका पता चल गया BF3 का 0 क्यों है। इसका दोनों साइड से म्यूनेट इधर से और म्यूनेट इधर से 0। अब देखते हैं स्ट्रक्चर जीनोन XeF4 की। तो जैसा कि आप सभी को पता है जीनोन XeF4 की स्ट्रक्चर ये होती है, 8 इलेक्ट्रॉन बाहर ही होते हैं। ठीक है, तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, और जो दो लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, एक लॉन पेयर, तो इनका जो नेट ऑफ ऑल कितना हो गया 0। पर जो स्टूडेंट SF4 होती है इसके बारे में अपन थोड़ी देख लेते हैं। SF4 का नहीं होता, क्योंकि बिकॉज SF4 की स्ट्रक्चर सीसो होती है। SF4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? सीसो टाइप। कितनी? सीसो टाइप, जो मैं आपको बना देता हूँ। S, एक F, एक F, एक F, और इधर ये और एक F। ठीक है, तो इसमें ये इसका जो नेट होता है ये तो होता है मतलब 3 डायमेंशन, मतलब एक 3D स्ट्रक्चर है। 3D स्ट्रक्चर है, इसके कारण इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब होता कितना है इसका म्यू स्टूडेंट? होता है 0.623D। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 10। ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना था, क्रिटिकल टेम्परेचर गैस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट का। तो ये कितना होता है? ये होता है 8/27 BR। ठीक है, TC क्रिटिकल टेम्परेचर का, तो इसका ये हो गया C। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए फ्लास्क कंटेन एयर, ये क्वेश्चन समझने वाला है। देखो स्टूडेंट, ये फ्लास्क कंटेनिंग एयर ओपन इन एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम T1 से T2। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ एयर एस्केप्ड एटमॉस्फेयर, जो परसेंटेज निकालने एयर की जो एस्केप्ड बढ़ती है, तो T1 और T2 दिया है। मान लो इनिशियल वॉल्यूम V है, ठीक है, जो होता है, और B2 अपन को फाउंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज। ठीक है, तो पहले निकालेंगे B2। जैसा कि आपको बताया चार्ल्स का लॉ कहता है B डायरेक्टिव इक्वल टू टेम्परेचर, तो V1/T1 बराबर V2/T2। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या निकालेंगे B2 बराबर क्या आ गया स्टूडेंट? V1T1 यहाँ सबकी वैल्यू डालते जाएंगे। देख लो यहाँ तक, ये हमने यहाँ पे टेम्परेचर T1 T2 ये लिया। B1 इनिशियल में V1 है, V2 फाउंड आउट करना है पहले, तो B2 अपन इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ये किसका नियम है? अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो डायरेक्टली जो वॉल्यूम होता है
वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पर। अपन ने क्या निकालना था अपन को, B2। तो B2 कितना आ गया फाइनली, V इंटू 500/300, तो कितना आ गया 5V/3। ठीक है, अब निकालना है वॉल्यूम एयर एस्केप्ड, जो मतलब टोटल वॉल्यूम थी। सो वॉल्यूम जो हवा के द्वारा वॉल्यूम वो किया गया था एयर एस्केप्ड, वो कितना आएगा, वॉल्यूम संरक्षित किया गया था या भरा गया था, वो एस्केप्ड कितना आएगा, B2 माइनस B1। ठीक है, अब B2 कितना है हमारे पास 5V/3। ठीक है, और B1 कितना है V। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आप एक बार देख लो। चलते नेक्स्ट पेज पे इसकी पे। ठीक है, अब निकालते हैं अपन कितना आ गया 5V/3। तो 5V/3 बराबर माइनस B बराबर कितना आएगा 2B/3। ये तो अब परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एयर, परसेंटेज ऑफ एयर। तो इसका फॉर्मूला होता है जब भी किसी परसेंटेज, तो जो स्टूडेंट जो होता है नयापन पुराना, ये याद रखना है, ऐसे हिंदी वाले बच्चों याद रखना, नया पुराना इंटू 100। तो पहले नया कितना है अपने पास ये, ठीक है, और पुराना कितना है वो, जो नया V2 आया वो कितना आया ये, और पुराना अपने पास था ही। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं एक बार आगे। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं तो अपन अपने पास आ जाता है नया कितना आया 2V/3, और पुराना कितना था 5V/3, और टोटल 100। ठीक है, तो ये V से V डिवाइड हो गया, 3 से T कट के 5 से 20 हुआ, और ये 20 दूनी 40, तो टोटल कितना आ गया 40%। आई थिंक आपको समझ में आया हो, समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा से भी देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए इम्पॉसिबल फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस। इसमें से कौन सा इम्पॉसिबल है जो रिएक्शन के लिए टेक प्लेस नहीं है, मतलब रिएक्शन नहीं होगी उसके लिए। बेटा किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच पॉजिटिव होना चाहिए, और डेल्टा एस की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, डेल्टा एच नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा या तो एब्जॉर्ब होगी या एक्सोथर्म होगी, पर डेल्टा एस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एस होती है एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी या डिस्टर्बेशन में कमी आएगी तो ऐसा होता नहीं है। तो देखो फर्स्ट में पॉजिटिव पॉजिटिव सीखे, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव पर ये नेगेटिव, इसलिए ये नहीं होगा ये। ठीक है, डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं होते, दोनों या तो एक साथ पॉजिटिव या एक साथ ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर है 12 का वो क्या होगा, सी। ठीक है, कि एनर्जी में भी कमी आ जाए और एंट्रोपी में कमी आए तो ऐसा एक साथ नहीं हो सकता, या तो एनर्जी बढ़ेगी एंट्रोपी में कमी आएगी, एंट्रोपी बढ़ेगी एनर्जी में कमी आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला, ये आपको डेल्टा जी नॉट का जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए इसमें। तो डेल्टा जी नॉट इजकल टू -2.303 RT लॉग के, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला है जो आप याद रखते हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन है ये वाला फर्स्ट, ये नेगेटिव साइन आपको याद रखना था इसमें। ठीक है, तो ये इसका था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द इक्विलिब्रियम बैकवर्ड व्हेन द प्रेशर। तो जब भी आपको इस तरह का पूछे ना स्टूडेंट, आपको इस तरह के पूछे कि इसको पूछे कि बैकवर्ड विद प्रेशर, जब भी प्रेशर्स का कोई सवाल आए कि रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी या बैकवर्ड चलेगी, तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी प्रेशर को अपन चेक करना है तो रिएक्शन की डायरेक्शन उस साइड चेक करनी है जिधर मोलों की संख्या क्या हो, कम हो, मोल्स कम हो। ठीक है, ये याद रखनी है, ट्रिक है इसकी जल्दी से सॉल्व करने की। प्रेशर रिएक्शन डायरेक्शन, प्रेशर में रिएक्शन की डायरेक्शन मोल कम हो और वॉल्यूम में मोल ज़्यादा हो उधर। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है 14 का। ठीक है, आपको क्या रखना है, मोल कम हो, और रिएक्शन की जो मतलब स्टेट होती है वो भी सेम होनी चाहिए, गैसीय स्टेट में एपी वाला किस में, गैसीय स्टेट में। अब देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है ये बात सही है, 4 इधर है 2 इधर है। ठीक है, तो मतलब बैकवर्ड में ये बेटा ये तो जाएगा नहीं। ठीक है, बैकवर्ड में क्योंकि 4 इधर है 2 कम है। ठीक है, जिसमें और इसमें देखो N2O2 2NO2 इसमें सेम है। ठीक है, इसमें नहीं जाएगा।
अब देखते हैं इसमें लास्ट वाले में ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, गैस की इनकी तो स्टेट ही अलग है और वैसे भी सेम ही है दोनों के एक एक, तो ये नहीं जाएगा। पर देखो इसमें वाटर और आइस, जब आप वाटर पे मतलब आइस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वो वाटर में चेंज होगी और रिएक्शन किधर जाएगी, फ्लो इन बैक डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पर। इसमें क्या है, 4 ग्राम हाइड्रोजन तो बेटा इसमें एक्टिव मास निकालना है। एक्टिव मास का फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक्टिव मास को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। क्या होता है, जो दिया गया मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम जो दिया गया होता है उससे निकालते हैं एक्टिव मास। ठीक है, पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्टिव मास का, मास अपॉन वॉल्यूम। अब सभी के अपन को वो दिए हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो इनके सभी के आप क्या निकालोगे, पहले मोल्स। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला याद रखना था मोल्स। H2 के मोल कितने आ जाएंगे, डायरेक्ट करते हैं। H2 के मोल कितने हैं, 4/, H2 के मोल कितने आएंगे आपको पता है, 4/2 बराबर 2 मोल। ठीक है, वो मास नहीं है स्टूडेंट, वो मोल है, मोल बाई वॉल्यूम है, मास नहीं, सॉरी, वो क्या है, मोल बाई वॉल्यूम देखना है। ठीक है, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, तो 2, और वॉल्यूम कितना दिया, 500 ml। कितना दिया है, 500 ml, और वॉल्यूम किस में लेना होता है अपन को, लीटर में, तो 0.5, तो इसका कितना आ जाएगा, 0.5। तो ये ऊपर जाएगा, ये होगा 20, इसके लिए 4, तो 4 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इसी के लिए आएगा, देख लेना 4। ठीक है, अब देखते हैं O2 के लिए। O2 के अपन क्या निकालेंगे, मोल, तो O2 के कितने मोल आएंगे, 32/32, मतलब 1 मोल, 1 मोल, और मोल बाई आयतन 0.5, तो ये कितना हो गया, 2, इसके लिए कितना आ रहा है, 2, हाइड्रोजन के लिए 4। अब देखते हैं N2 और O2 के लिए, तो पहले N2 के वो निकालेंगे मोल। N2 का कितना होगा, 14, 14/28 बराबर कितना आ गया, 0.5 मोल। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई वॉल्यूम 0.5, तो 1 आ रहा है, इसके लिए कितना आ रहा है, 1। अब बचा CO2, CO2 के लिए कितना दिया, 11 डिवाइड बाई 40, तो कितने आ गए, 1/4 मोल, 1/4 डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, तो इसके लिए भी कम ही आएगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मतलब 10/4 × 5 20, मतलब 1/2 0.5 के करीब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम आया है। ठीक है, एक्टिव मास का फॉर्मूला पता चल गया, मोल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पे। HCl की कंसंट्रेशन पूछी है। ठीक है, पीएच पूछा है इसने, पीएच तो अपन जानते हैं पीएच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस की सांद्रता। ठीक है, तो H प्लस आयंस की सांद्रता कितनी है, 4 × 10⁻⁴। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, पीएच log 4। ठीक है, log 4 माइनस 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 log 10, अब की पावर जो -4 है वो कहाँ जाएगा, आगे। ये तो आपको फॉर्मूला पता ही है कि अपन किसी को भी कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट log 4 का कितना हो गया, -0.60, माइनस माइनस प्लस, और log 10 का कितना होता है, 1। तो 4 में से -0.60 करोगे तो 3.40 आंसर आ जाएगा। log का ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, n की पावर log x। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा है कि CO2 को जब एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या रिएक्शन होती है और कौन सा कलर आता है। ठीक है, कौन सा कलर आता है, तो स्टूडेंट SO2 की रिएक्शन करवानी है अपन को K2Cr2O7 के साथ, और एसिडिक मीडियम है H2SO4। तो यहाँ SO2 की ऑक्सीडेशन +4 है। अब इसको अपन जैसे मीडियम में मतलब पास कराते हैं तो नया कंपाउंड बनता है K2SO4 प्लस डाइक्रोमेट आयन Cr2SO4 का होल थ्राइस और 3H2। इसके कारण पहले ये स्टार्टिंग में SO2 कैसी होती है, कलरलेस। कैसी होती है, SO2 कलरलेस। जब इसको K2Cr2O7 के एसिडिक सॉल्यूशन में अपन मतलब वो करवाते हैं, पास करवाते हैं, तो एक ग्रीन कलर आता है। कैसा, ग्रीन कलर। अब देखो यहाँ K2SO4 में S का ऑक्सीडेशन कितना आ जाएगा, +6। कितना आ गया, +6। आप निकाल लेना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आपको आता ही है। तो सल्फर कितना आ गया, 6। तो 4 से स्टूडेंट कितना आ गया, 6। अब देख लो एक ही ऑप्शन है 17 में, 70 में एक ही ऑप्शन है 4 से 6 वाला। तो इस 17 में क्या हो गया, C। ठीक है, आ गया। एक रिएक्शन ये होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन निकालना 4 आएगा, यहाँ पे निकालोगे तो 6 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि
सबस्टेंस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लो, हाइड्रोजन 14+H+ से यहाँ चला गया किसमें, नॉर्मल में H2O, तो यहाँ किसका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है? हाइड्रोजन, ठीक है। ये कर नहीं रहा, इसने तो ऑलरेडी मतलब वो किए हैं रिलीज, और H2 है नहीं, Ni है नहीं, ठीक है। तो आप ये एक बार देख लेना, अगर आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ न्यूक्लियस D2 मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट D2 क्या होता है? ड्यूटोरियम। और ये H2 का क्या है? आइसोटॉप्स है। क्या है? आइसोटॉप्स है। तो एक डी में क्या होता है? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ कितने हैं? दो। तो दो में कितने हो जाएंगे? एक एक, मतलब दो, तो बराबर टोटल कितने आ गए? 4 न्यूक्लियन, ठीक है। एक के अंदर कितना होता है? ये एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन। दो के अंदर 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, जो कि इसका शायद डी ऑप्शन होगा। क्या है? डी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछा है H2O2 इन सॉलिड फेज। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है H2O2 का, H2O2 का गैसीय स्टेज में, और H2O2 की स्ट्रक्चर देख लो एक बार। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। H2O2 O2F2 की, इनकी सबकी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कैसी होती है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो बेटा ये जो एंगल होता है वो स्टार्टिंग में गैस के फेज में 115.5 डिग्री का होता है, ठीक है। किसमें? गैसीय स्टेज है। अब जैसे ये सॉलिड में जाता है, सॉलिड में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसमें, एक तो यार ये समझ लिया। अब जैसे ये ओपन लाइक वो बुक स्ट्रक्चर थी जो सॉलिड में जाती है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी वजह से? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा? जो 115.5 एंगल था वो डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा? 90.2 डिग्री, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर जो भी आपको याद रखनी है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन द एटॉमिक स्टेट विच इज द फॉलोइंग कंपाउंड। जो हाइड्रोजन की जो अपनी एटॉमिक स्टेट है, उसमें किस में एग्जिस्ट करता है? मेटेलिक हाइड्राइड के साथ, आयनिक हाइड्राइड के साथ, या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड के साथ, या वाटर के साथ। तो आपको पता है हाइड्रोजन कैसा है? छोटा होता है। तो ये हमेशा मेटेलिक हाइड्रोजन जो होते हैं, जैसे LiH4 आपने सुना होगा, तो ये मेटेलिक के साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एमंग द एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल पूछ रहा है। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एल्काइन, मतलब सेकंड ग्रुप में क्या होता है? बेरियम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरेपिक ऑक्साइड। एम्फोटेरेपिक को हिंदी में बोलते हैं वेदर्मी, वेदर्मी, ठीक है। तो वेदर्मी कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है? बेंजेंसन, PbAl2O3 वगैरह, ये सब। तो बी का दिया कंपाउंड बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द लोएस्ट मेटल पॉइंट। तो स्टूडेंट लोएस्ट मेटल पॉइंट को, तो ये आप याद रखना, जो कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, कौन से होते हैं? कोवलेंट। कोवलेंट माने सहसंयोजी। जो कोवलेंट होते हैं उनके लिए, उनके जो मेटेलिक पॉइंट होता है वो कैसा होता है? कोवलेंट का बढ़ता है। और जिनमें आयोनिक आयोनिक टाइप के होते हैं उनका मेटेलिक पॉइंट डिक्रीज होता है। तो अपन देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऊपर से नीचे आने पर इनके क्या होता है? कोवलेंट गुण बढ़ रहा है, ठीक है। कोवलेंट गुण बढ़ रहा है और आयनिक कम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन होगा? CA2। तो इसकी मेटेलिक भी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये कोवलेंट है, ठीक है। बाकी के ऊपर के इनमें आयनिक ज़्यादा है, ठीक है। करेक्ट आंसर ये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पूछ रहा है PCl5 के बारे में, कि PCl5 से PCl3 और Cl2 CuCl2 से CuC2 होता है। आर स्टिमुलेट इन इक्विलिब्रियम बॉक्स कांस्टेंट वॉल्यूम में फ्यू मॉलिक्यूल ऑफ CO आर द लेटर इंट्रोड्यूस इन द वेसल्स आफ्टर सम टाइम द न्यू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेट क्या होगी? जो नई कंसंट्रेट क्या होगी जब अपनी वेसल्स में CO आ जाएगा, ठीक है। जब
अपने में ये CO आ जाएगा। जब स्टूडेंट CO आ जाएगा तो जो PCl5 से जो PCl3 बन रहा था तो उसके साथ एक कंपाउंड मतलब Cl के साथ कंपाउंड बना लेगा, जिसके कारण PCl5 की जो कंसंट्रेशन थी वो कम होती चली जाएगी। तो इसका करंट क्या होगा, PCl5 विल डिक्रीज। जिसने भी P ब्लॉक सही से पढ़ा है उसको ये क्वेश्चन अच्छे से आता होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 में पूछा इनकरेक्ट। तो डायमंड इज कोवलेंट होता है, सही है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी सही है। SiF2 इज नॉन, वेर इज SiCl6 इज नॉट। मतलब SiF6 तो मिल जाता है पर SiCl6 नहीं मिलता, क्योंकि Cl का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, साइज बड़ा होने की वजह से। ठीक है, Cl2 इज एनाहाइड्राइड पर क्लोरिक एसिड, ये भी सही है। OF2 इन ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड, ये ऑक्साइड फ्लोराइड का नहीं है। ठीक है, तो इनकरेक्ट यही है। चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के लिए सिमिलर स्ट्रक्चर देखनी है अपन को। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसे बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं BN को। ठीक है, BN जो होती है, BN के कंपाउंड होते हैं BNN, इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। जो ये बेटा P मतलब हाँ P ब्लॉक के क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के जो पढ़ते हैं ना ओपन वो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूरेन और थियोफिन और प्रिमडीन आर कार्ड। तो जो फ्यूरॉन, थियोरिन और प्रिमडीन है उनको क्या कहते हैं, तो इनको आप देखिए एक बार स्ट्रक्चर देख लो इनकी। वैसे इनको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि किसी में ऑक्सीजन आता है, किसी में सल्फर आता है, और एक तो वो होती है। तो आप देखिए इसकी, ये बेटा जो स्ट्रक्चर है ये है थियोपिन की, किसकी, थियोपिन की। तो देखिए, और आपको एक फ्यूरॉन की स्ट्रक्चर और बना के दिखा देता हूँ जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये किसकी है, फ्यूरॉन की। तो हेट्रोलाइट है, किसी में ऑक्सीजन किसी में सल्फर आ रहा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में पूछ रहा है ए हाइब्रिड ऑर्बिटल 20% एस करेक्टर है, किन से, एस करेक्टर, और 75% क्या है, P करेक्टर। तो क्या हो गया, sp3। ठीक है, 29 में क्या हो गया, C। 29 में क्या हो गया, C। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन B में। ए कंपाउंड हैविंग बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, एक कंपाउंड हैविंग बॉन्डिंग 180 डिग्री इच। तो कौन सा मतलब कंपाउंड है जो बॉन्ड डिग्री 180 तक रख सकता है। तो एल्काइंस होती हैं, एल्काइन कौन सी होती हैं, एल्काइन, जिनमें 180 डिग्री तक एंगल मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट वो ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है, तो जल्दी वो नेक्स्ट क्लास आएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप जितनी ज़्यादा इस पर व्यूज़ आएंगे, जितनी ज़्यादा लाइक्स आएंगी, तो उतनी जल्दी वीडियो आएगी। ठीक है, क्योंकि पेपर सॉल्व कराने से पहले हमको भी मेहनत करनी पड़ती है और आप सबको के लिए ये मेहनत करनी पड़ती है। तो थैंक यू गाइस।